जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से लक्ष्य के यूट्यूब चैनल पर। और हिस्ट्री की हम इस क्लास में रेगुलर एक एक टॉपिक को, एक एक जो डायनेस्टीज हैं, जो वंश हैं, उनको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो अभी जो आज हम बात करेंगे वो आंध्र सातवाहन वंश पर बात करेंगे। इससे पहले कण्व वंश और शुंग वंश पर हमने बात की थी। शुंग वंश से पहले मौर्य वंश पर बात की थी। अब इसके बाद हम रेगुलर आगे की तरफ बढ़ते हुए आ रहे हैं और अब आप देख पा रहे होंगे कि हम ईसा पूर्व से अब हम ईस्वी में जब जाएंगे तो यहाँ पे आंध्र सातवाहन वंश के साथ जाएंगे। और इसके साथ साथ हमें ये भी ध्यान में रखना है कि जो देसी रियासतें हैं उनके साथ साथ हमारे देश में विदेशी रियासतें भी चल रही हैं। जैसा कि आपने पिछली क्लास में देखा होगा या पिछली क्लास में देखा होगा कि मैंने आपको एक मैप दिखाया था और उस मैप में स्पष्ट रूप से दिख रहा था, जैसे कि एक बार अगर फिर से मैं दिखाऊं तो ये वाला जो मैप है इसमें मैंने आप लोगों को स्पष्ट रूप से दिखाया था कि एक तरफ जहां शुंग वंश बन रहा है तो वहीं दूसरी तरफ जो है ग्रीक डायनेस्टी है, इंडो ग्रीक डायनेस्टी है। इंडो ग्रीक वंश के जो शासक हैं वो शासन कर रहे हैं। तो उसी तरीके से आगे जैसे जैसे बढ़ता हुआ आता है कण्व वंश आता है, फिर आंध्र सातवाहन वंश आता है, तो उस समय भी वो लोग चल रहे होते हैं। यानी कि शक वंश होता है, इंडो ग्रीक वंश खत्म हो चुका होता है, शक वंश है, कुषाण है, तो ये वंश जो है आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं। तो ये जो है साथ साथ चल रहे हैं, तो हम एक साथ तो पढ़ नहीं सकते ना दोनों को। तो इस वजह से क्या करेंगे, पहले हमने इनको पढ़ा फिर अब आगे जो है उनको समझेंगे। लेकिन यहाँ पर जो आंध्र सातवाहन वंश है हम देखते हैं कि 30 ईसा पूर्व से 250 ईस्वी तक रहता है। ये लगभग एक तरीके से कहा जाए तो प्राचीन भारत के इतिहास में ये एकमात्र, या कहा जाए प्राचीन भारत के इतिहास में ये किसी वंश का सर्वाधिक काल है, यानी सबसे ज़्यादा काल जो है ये इसी वंश का रहता है। ये वंश भी कहीं ना कहीं ब्राह्मण के लोगों को जानने वाला है, या कहा जा सकता है कि ब्राह्मण वंश से संबंध रखता है या ब्राह्मणवादिता है, वैदिक धर्म को अपनाने की बात करता है। जैसे इससे पहले कण्व वंश था, कण्व वंश भी शुंग वंश के द्वारा जो ब्राह्मण वैदिक संस्कृति थी उसको बढ़ावा देने की बात करता था। उससे पहले जो मौर्य वंश था वो बौद्ध धर्म को लेकर बात करता था। तो यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो आंध्र सातवाहन वंश है वो क्या है। तो 30 ईसा पूर्व में हमने क्या देखा था, 30 ईसा पूर्व में हमने इस बात को अच्छे से समझा था कि एक सिमुक नाम का व्यक्ति है जो संस्थापक माना जाता है। संस्थापक कौन माना जाता है आंध्र सातवाहन वंश का? सिमुक माना जाता है। कौन है? सिमुक है। और सिमुक ने क्या किया था, 30 ईसा पूर्व में जो सुशर्मन है, कौन? सुशर्मन किस वंश का शासक है? सुशर्मन है कण्व वंश का शासक। तो कण्व वंश का अंतिम शासक सुशर्मन है, उसकी हत्या जो है कि किसने की? सिमुक ने की। सिमुक ने सुशर्मन वंश की हत्या, सुशर्मन वंश के जो शासक है कण्व वंश के जो शासक है सुशर्मन, उनकी 30 ईसा पूर्व में हत्या की और सातवाहन वंश की नींव रखी। कौन से वंश की नींव रखी? सातवाहन वंश की नींव रखी। तो जो सातवाहन वंश है ये प्राचीन भारत का जो है सबसे लंबा सर्वाधिक कार्यकाल वाला वंश रहा है, यानी कि लंबे समय तक रुका। सबसे ज़्यादा आप देख पा रहे हैं कि 30 ईसा पूर्व से 250 ईसा पूर्व, यानी कह सकते हैं कि 280 सालों तक लगभग जो है इसने शासन किया सातवाहन वंश ने। इसके अलावा सातवाहन वंश को पुराणों में और कुछ अभिलेखों में अलग अलग नामों से देखा जाता है। अभिलेखों में तो हम नॉर्मली देखते हैं कि इसे सातवाहन ही कहा जाता है, सातवाहन वंश के रूप में ही जाना जाता है। पुराणों में इसे आंध्र भृत्य के रूप में जाना जाता है। पुराणों में इसे क्या कहा गया है? पुराणों में इसे आंध्र भृत्य के रूप में कहा गया, आंध्र भृत्य इसे कहा गया है। पुराणों में क्या कहा गया है? आंध्र भृत्य कहा गया है। और अभिलेखों में क्या कहा गया है? सातवाहन कहा गया है। ठीक है, तो सातवाहन वंश जिनको पुराणों में आंध्र भृत्य, सातवाहन वंश जिनको अभिलेखों में सातवाहन ही कहा गया है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखें तो इनकी जो एक राजकीय भाषा है वो भाषा इन्होंने संस्कृत नहीं रखी, जबकि ये ब्राह्मण मत को मानने वाले थे। इन्होंने संस्कृत नहीं रखा, इन्होंने रखा प्राकृत रखा, लोगों के साथ अच्छा संबंध। अब भाई देख सकते हैं कि जब प्राकृत भाषा है, एक अच्छे संबंध बनाने के लिए किनसे? आम लोगों से, तभी तो हम कह सकते हैं कि लगभग 280 सालों तक इन्होंने रूल किया किसी ना किसी तरीके से। आम लोगों के साथ जब ये बने रहे तभी तो ये अच्छे लंबे समय तक शासन कर पाएंगे। इसी तरीके से इन्होंने जो लिपि का इस्तेमाल किया, लिपि इन्होंने इस्तेमाल की ब्राह्मी।
ब्राह्मी लिपि का इन्होंने उपयोग किया। तो हम ये कहते हैं भाषा जो थी इनकी प्राकृत थी और लिपि जो थी वो ब्राह्मी बनी रही। इसके साथ ही इन्होंने इनकी जो राजधानी थी, सातवाहनों की राजधानी क्या थी, सातवाहनों की राजधानी थी आपकी, जो कैपिटल थी राजधानी, वो आप में से अधिकांश लोग जानते ही होंगे, पैठान के नाम से भी जाना जाता है और प्रतिष्ठान के नाम से भी आपको अगर मिल जाए तो घबराइएगा नहीं, एक ही बात है। तो प्रतिष्ठान जो है वो सातवाहनों की क्या थी, राजधानी थी, जो कि गोदावरी नदी के किनारे है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो वो कौन इसकी स्थापना करेगा वो हम आगे देखेंगे। तो अब हम इसके बाद बात कर लेते हैं कि जो सातवाहन वंश के प्रमुख शासक हुए वो कौन कौन से हुए। देखिए सातवाहन वंश में प्रमुख रूप से जो है कितने शासक हुए, ये मुख्य रूप से जो शासक हुए 5 प्रमुख शासक हुए, जिसमें हम देखते हैं कि एक सतकर्णी प्रथम है, हाल नाम का शासक है, गौतमी पुत्र सातकर्णी है, वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी है, और फिर उसके बाद यज्ञश्री सातकर्णी है। तो ये 5 जो है प्रमुख शासक हुए। ऐसा नहीं है कि और नहीं हुए, और भी हुए हैं, जैसे शिवश्री वशिष्ठी पुत्र हुआ, तो ऐसे ही शिव स्कंद पुत्र हुआ, तो ऐसे कई शासक हुए, लेकिन मुख्य रूप से जो प्रमुख शासक है जिनसे हमारे क्वेश्चंस क्रिएट होते हैं वो आज हम केवल उन 5 शासकों के विषय में थोड़ा थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे। अगली क्लास में हम लोग देखेंगे कि जो सातवाहनों की प्रशासनिक व्यवस्था थी, आर्थिक व्यवस्था थी, सिक्के इत्यादि जो इन्होंने जारी किए वो कैसे थे, जिनसे प्रश्न अक्सर उठते हैं। तो अंत तक बने रहिए क्लास के और आप लोग सीखते रहिए। अच्छी लगे क्लास तो लाइक जरूर कीजिएगा, और इसके साथ ही जिन लोगों ने अभी तक शेयर नहीं किया है तो कृपया करके अनुरोध है कि शेयर कर दीजिए ज़्यादा ज़्यादा अपने दोस्तों में, और इसके साथ ही जो लोग पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें ताकि नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। चलिए, और हाँ, जल्द ही आप लोगों की क्लास जो है मैथ की भी शुरू हो जाएगी। आपको इसी दौरान 9 से 12 बजे के बीच में मैथ की क्लास एक मिलेगी, फिर उसके बाद जल्द ही हिंदी की क्लास भी शुरू करेंगे और रीजनिंग की क्लासेस भी शुरू हो जाएंगी। तो शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, आपको जल्दी ही जो है थंबनेल मिल जाएगा, और इसके साथ साथ कह सकते हैं एक पोस्टर भी आपको जल्दी मिल जाएगा इससे संबंधित कि कब से जो है ये क्लासेस जो है शुरू हो जाएंगी, मैथ की क्लासेस कब से और रीजनिंग हिंदी की क्लासेस कब से शुरू होंगे। चलिए, तो इसके बाद शुरू कर लेते हैं, देख लेते हैं कि जो एक प्रसिद्ध जो शासक हुए इस वंश के, जो प्रमुख शासक हुए वो कौन कौन से हुए। तो वो सातवाहन वंश के जो प्रमुख शासक हैं उनको एक बार देख लेते हैं पहले कि कौन कौन है ना, जो प्रमुख शासक है। शासक जो प्रमुख रहे, जैसे सातकर्णी प्रथम, ठीक है, पहला जो एक प्रमुख, या इसे जो है प्रथम यशस्वी शासक का भी कहा जाता है। जो प्रथम यशस्वी शासक रहा आंध्र सातवाहन वंश का वो सतकर्णी प्रथम रहा। इसके बाद जो एक इम्पोर्टेंट देखते हैं वो हाल नामक एक शासक है, हाल नाम का, ठीक है। इसके बाद जो आता है उसे बोलते हैं गौतमी पुत्र सतकर्णी, गौतमी पुत्र सातकर्णी, ये रहा। फिर इसके बाद जो है इसका पुत्र आता है वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी, ठीक है। इसके बाद जो आता है पुलुमावी के बाद 2 शासक हुए, और 2 शासकों के बाद आता है यज्ञश्री सातकर्णी, तो ये जो है कुछ प्रमुख 5 जो शासक होते हैं, ये प्रमुख शासक होते हैं किसमें, किस वंश में, आंध्र सातवाहन वंश में। तो जो गौतमी पुत्र सातकर्णी है वह एक यशस्वी शासक के रूप में जाना जाता है। सबसे पहला प्रथम यशस्वी शासक कौन है, गौतमी पुत्र सातकर्णी जो है प्रथम यशस्वी शासक है। प्रथम यशस्वी शासक सातवाहन वंश का कौन है, पहला, इसे कहा जाता है, एक कह सकते हैं पहला यशस्वी शासक, यानी कि इसने युद्ध वगैरह करके क्या किया कि पूरे सातवाहन वंश को एक दूर तक फैलाया, अपनी सीमाओं को जो है बहुत दूर तक फैलाया। तो प्रथम यशस्वी शासक किस वंश का, सातवाहन वंश का प्रथम जो है यशस्वी शासक रहता है कौन, सातकर्णी प्रथम। इसके बाद इसके बारे में जो हमें जानकारी मिलती है वो एक अभिलेख से मिलती है, जो किसका अभिलेख है, रानी नागरिका का अभिलेख, ठीक है, रानी नागरिका
का अभिलेख, या फिर इनका जो दूसरा नाम आपको अगर मिल जाए, क्या नाम मिल जाए, नायनिका। नायनिका अगर नाम आपको मिल जाए तो घबराइएगा नहीं, रानी नागरिका को ही बोला गया है। इनका अभिलेख है और उसी अभिलेख से जो है हमें पता चलता है कि ये प्रथम यशस्वी शासक था। और रानी नागरिका का जो अभिलेख है ये कहाँ है, नाना घाट में है। अभी कहाँ है, नाना घाट। नाना घाट कहाँ है, नाना घाट पुणे में है, पुणे महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में जो पुणे जिला है वहाँ पर जो है नाना घाट जगह है, वहाँ पर रानी नागरिका का अभिलेख है, जिसमें सातकर्णी प्रथम के विषय में स्पष्ट रूप से कहा गया है। और इसी में ही बताया गया है कि सातकर्णी जो प्रथम था, सातकर्णी प्रथम, इसके ने 2 उपाधियां धारण की हुई थी। एक दक्षिण पथपति की एक उपाधि धारण की। दक्षिण पथपति का मतलब है कि जो सीमाएं थी, यानी कि दक्षिणी माफ कीजिएगा, जो पूर्वी घाट है और जो पश्चिमी घाट है भारत का, वहाँ ये पूरा जो विस्तार था, यानी कि दक्षिण में अगर किसी को जाना होता था तो सातवाहन वंशों के साम्राज्य से होकर जाना पड़ता था। तो इसलिए इसे दक्षिणा पथपति कहा गया। और अप्रतिहत चक्र की उपाधि भी इसने धारण की हुई थी। चक्र की भी उपाधि जो है इसने धारण की हुई थी। अप्रतिहत चक्र, प्रति चक्र ही लिख गया, अप्रतिहत चक्र की उपाधि जो है इसने धारण की हुई थी। ये दोनों क्या है, ये दोनों ही उपाधियां हैं। दोनों क्या है, ये दोनों ही उपाधियां हैं। किसने धारण की हुई है, सातकर्णी प्रथम ने धारण की हुई है। इसको उल्लेख भी हमें जो है रानी नागरिका के अभिलेख से मिलता है। तो दक्षिणा पथपति और प्रतिहत चक्र, ये 2 उपाधि धारण की हुई हैं। अगर आप इस मैप को देखेंगे, इस मैप को देखिए, इस मैप में आपको जो एरिया दिखाई दे रहा है कलरफुल, वो पूरा क्या है, सातवाहन वंश के अंडर है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि अगर किसी को उत्तर से दक्षिण में जाना है तो सातवाहन वंश के साम्राज्य से होकर जाना पड़ेगा, यानी कि दक्षिण का रास्ता जो खुलता है वो सातकर्णी प्रथम के साम्राज्य से होकर खुलता है। अगर ये कह दे तो आगे नहीं, उधर नहीं जाएगा, या कोई दक्षिण से उत्तर की तरफ जाना चाहे तो वो भी जो है सातकर्णी जो है, या कह सकते हैं सातवाहन वंश से होकर जाना पड़ेगा। यानी कि ये पूरा का पूरा जो पूरे मार्ग पर जो एक अधिकार था, एकाधिकार था, वो किसका था, सातकर्णी प्रथम का था, यानी कि सातवाहन वंश का था। इसीलिए इसे दक्षिणा पथपति कहा गया, यानी कि दक्षिण का जो रास्ता है उसका जो मालिक है वो कौन है, सातकर्णी प्रथम है। उसके अनुमति के बगैर कोई भी जो है नहीं जा सकता है इधर से उधर या उधर से इधर। इसके अलावा इसी अभिलेख से पता चलता है कि इसने जो है 2 अश्वमेघ यज्ञ करवाए, 2 अश्वमेघ यज्ञ करवाए और एक राजसूय यज्ञ करवाया, राजसूय यज्ञ करवाया। तो ये यज्ञ काफी महत्वपूर्ण माने जाते थे उस समय। तो 2 अश्वमेघ यज्ञ और एक राजसूय यज्ञ जो है किसने करवाया, सातकर्णी प्रथम ने करवाया। तो जो सातकर्णी प्रथम है इसने ये 2 यज्ञ भी करवाए, जो कि इसी अभिलेख से पता चलते हैं। इसके अलावा इसने गोल मुद्राएं भी बनवाई। गोल जो सिक्के हैं, गोल मुद्राएं जो हैं वो मालव शैली की, इसने मालव शैली में, कौन सी शैली में ध्यान रखना है, मालव शैली की गोल मुद्राएं बनवाई, जिस पर क्या लिखवाया इसने, श्री 7 लिखवाया। क्या लिखवाया, श्री 7। श्री 7 का मतलब होता है सातकर्णी, है ना, सातकर्णी इसका मीनिंग इसने लिखवाया। तो श्री 7 लिखवाया। इसके अलावा इसने अपनी पत्नी के नाम पर, पत्नी के नाम से चांदी के सिक्के जारी करवाए, चांदी के सिक्के जारी करवाए। और सिक्कों पर डिटेल से हम प्रशासनिक व्यवस्था में तो बात करेंगे ही करेंगे, लेकिन यहाँ पर जो चांदी के सिक्के इसने जारी करवाए। तो ये सातकर्णी प्रथम जो कि सातवाहन वंश का पहला यशस्वी शासक है। और इसके साथ ही इसके बारे में जो जानकारी मिलती है वो रानी नागरिका या नागनिका के अभिलेख से मिलती है, जो नाना घाट पुणे में है। ये इससे प्रश्न कई बार पूछा गया है। दक्षिणा
पथपति किसे कहा जाता है, यह उपाधि किसको प्राप्त थी? तो ये प्रश्न भी जो है कई बार पूछा गया है, रेगुलर पूछा जा चुका है। 2 अश्वमेघ यज्ञ एक राजसूय यज्ञ किसने करवाया? सातकर्णी प्रथम ने करवाया। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि 2 अश्वमेघ यज्ञ जो है किस सातवाहन वंश के शासक ने करवाया? सातवाहन वंश के किस शासक ने करवाया? तो यहाँ पर जो क्वेश्चन आंसर हो जाएगा कौन है? सातकर्णी प्रथम। गोल मुद्राएं जो कि मालव शैली की थी, जिस पर श्री 7 लिखा हुआ था, तो श्री 7 का अर्थ क्या हो गया? तो सातकर्णी श्री 7 का अर्थ हो जाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सातकर्णी प्रथम जो है उसकी ये कुछ कंसेप्ट रहते हैं। इसी के साथ ही चलते हैं, देखते हैं जो हाल है, हाल यानी कि जो अगला शासक है, एक प्रमुख जो शासक है, ये मुख्य रूप से इसकी जो उपलब्धियां हैं वो साहित्य के क्षेत्र में रही। उपलब्धियां साहित्य के क्षेत्र में मतलब कैसे कि ये एक कवि था, एक महान कवि था, और इसके साथ ही ये अपने दरबार में कवियों और विद्वानों को आश्रय देता था। बड़े पैमाने पर इसने जो है आश्रय भी दिया है कवियों और विद्वानों को। चीज़ों को याद रखिए, ध्यान रखिए, यहाँ से आप लोग आराम से चीज़ों को समझ सकते हैं। देखिए हाल जो है ये क्या है? स्वयं एक कवि है और साथ में कवियों और विद्वानों का आश्रयदाता भी है, आश्रयदाता भी है, आश्रयदाता। तो इसके आश्रय में 2 प्रमुख साहित्यकार रहे। वो कौन कौन रहे? एक गुणाद्य, जो गुणाद्य रहे, इनके जो रचना है उससे कई बार प्रश्न पूछा गया। गुणाद्य की जो रचना है वो क्या है? बृहत कथा, बृहत कथा, जो कि किस भाषा में है? प्राकृत भाषा में है। ध्यान रखिएगा, बृहत कथा के लेखक कौन है? गुणाद्य हैं। इसी तरीके से एक संस्कृत व्याकरण को लेकर किताब थी जिसका नाम था कातंत्र, सर्ववर्मन ने लिखा इसे, सर्ववर्मन ने लिखा इसे, जो जिसके लेखक कौन है? कातंत्र है, कातंत्र है। और ये क्या है? एक संस्कृत व्याकरण की किताब है, संस्कृत व्याकरण की किताब है। क्लियर है? तो गुणाद्य और सर्ववर्मन इनके दरबार में आश्रय करता था। ये कवि थे तो इन्होंने भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण किताब लिखी है और उससे प्रश्न जो है कई बार पूछा गया, गाथा सप्तशती, गाथा सप्तशती। तो जो गाथा सप्तशती है उसके लेखक कौन है? हाल है, और ये जो है प्राकृत में ही है, प्राकृत भाषा में ही है। ठीक है, तो कवि है, इनकी जो किताब है इससे कई बार प्रश्न पूछा गया है। गाथा सप्तशती के लेखक कौन है? तो हाल नाम के जो एक शासक हुए आंध्र सातवाहन वंश में, वो ये इनके लेखक है। तो ये एक क्वेश्चन जो है अक्सर पुटअप किया जाता है, पूछा जाता है। तो ये इनका जो उपलब्धियां रही वो किस में रही? इन कविताओं वगैरह में रही। इसके बाद अगर हम बात करें गौतमी पुत्र सातकर्णी की, तो एक तरीके से कहा जा सकता है कि गौतमी पुत्र हाल के समय में या हाल के बाद जो कुछ सब शासक रहे उनके समय में एक तरीके से सातवाहन वंश जो है अपनी उपलब्धियों को खो चुका था। ठीक है, क्योंकि ये तो कवि थे, थोड़े से कवि टाइप के व्यक्ति थे, और तो गौतमी पुत्र सातकर्णी ने एक बार फिर से सातवाहन वंश की जो एक गरिमा थी, जो एक प्रतिष्ठा थी, उसको स्थापित किया। यानी कि कहा जाता है जो सातकर्णी प्रथम ने जो काम किया था, हाल ने एक तरीके से वो ढीला मीला कर दिया। यानी कि कुछ शासकों ने बहुत सी जगहों को जीत लिया था, है ना। तो अब इसके बाद गौतमी पुत्र सातकर्णी क्या करते हैं? उन जगहों को वापस लेकर आते हैं और इनके विजय की जानकारी जो मिलती है एक अभिलेख से मिलती है, और नासिक का अभिलेख है, नासिक का अभिलेख। तो जो नासिक का अभिलेख है वहाँ से जो है गौतमी पुत्र सातकर्णी के बारे में पता चलता है। एक बात ध्यान रखिएगा कि ये जो समाज है, आगे हम हालांकि बात करेंगे जो सातवाहन वंश की परंपराएं रही हैं या उनके में जो सामाजिक व्यवस्था रही है उस पर हम अगली क्लास में चर्चा तो करेंगे, लेकिन यहाँ मैं एक बात बताऊँ कि ये एक तरीके से देखा जाए तो जो पुत्र होते थे वो शासक बनते थे, यानी कि पितृ सत्तात्मक तो है लेकिन मातृ तंत्रात्मक समाज है। मतलब कि जो पुत्र है उसके नाम से जुड़ा हुआ रहता था माता का नाम। तो गौतमी पुत्र यानी कि इनकी माता का नाम जो है गौतमी वशिष्ठी पुत्र, यानी कि माता का नाम क्या है? वशिष्ठी है। यज्ञश्री सतकर्णी यानी कि यज्ञश्री इनकी माता का नाम है। तो यहाँ पर जो है माताओं के नाम को महत्व दिया गया। तो नासिक के अभिलेख से गौतमी पुत्र सातकर्णी के बारे में पता चलता है, और ये जो है वो किससे ये जो लेख है वो किसने लिखवाया था? गौतमी
बलश्री ने। और गौतमी बलश्री कौन है? इनकी माता है गौतमी पुत्र सातकर्णी, यानी सातकर्णी की माता है। तो गौतमी के नाम पर ये पड़ा, गौतमी पुत्र सातकर्णी। तो गौतमी बलश्री जो है इनकी माता है। और इस अभिलेख में ये पता चलता है, ये कहा गया है इनको क्या? अद्वितीय ब्राह्मण कहा गया है इन्हें। क्या कहा गया है? अद्वितीय ब्राह्मण कहा गया है। अद्वितीय ब्राह्मण का मतलब क्या हो गया कि यानी कि एकमात्र ब्राह्मण, एकमात्र ब्राह्मण जिसने क्या किया? जिसने शकों, क्षत्रियों को हराया। ये कहा गया है किसमें? नासिक के अभिलेख में। इसके साथ ही नासिक के अभिलेख में यह भी कहा गया है कि गौतमी पुत्र सातकर्णी के घोड़ों ने तीनों समुद्रों का पानी पिया है। ये प्रश्न बना हुआ है कई बार, पानी पिया मतलब तीनों समुद्र कौन से? यानी कि अगर आप इस चीज को पहचानते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप है, इधर अरब सागर है, बंगाल की खाड़ी, और इधर हिंद महासागर है, तो इस अभिलेख के अनुसार गौतमी पुत्र सातकर्णी का साम्राज्य इतना फैल गया था कि हिंद महासागर के तट पर भी वो पहुंचा था, बंगाल की खाड़ी का तट और अरब सागर के तट को भी उसकी साम्राज्य छूते थे। यानी कि उसके घोड़े जो है इन सभी समुद्र तक पहुंच चुके थे, यानी कि इन सब जगहों को उसने जीत लिया था। तो नासिक का अभिलेख इस बारे में हमें जानकारी देता है। इसके अलावा अगर देखें तो गौतमी पुत्र सातकर्णी ने कुछ उपाधियां धारण की हुई थी, ठीक है, कुछ उपाधियां धारण की हुई थी, जैसे राजा राज की उपाधि इसने धारण की हुई थी, और इसके साथ ही इसने विंध्य नरेश की उपाधि धारण की और वेड़ कटक की उपाधि धारण की। विंध्य नरेश और वेड़ कटक की उपाधि धारण की। देखिए शॉर्ट नोट्स बनाते चलिए ना। शॉर्ट नोट्स बनाने में क्या होता है कि आप लोग जब एग्जाम के टाइम में रिवीजन करेंगे ना तो बड़े आसानी से रिवीजन होता चला जाएगा। लेकिन अगर आप रामायण लिखना शुरू कर देंगे ना, कहानी लिखना शुरू कर देंगे, एक तरफ से महाभारत लिखना शुरू कर देंगे, तो क्या हो जाएगा कि वो कहानी ऐसे लिखी हुई हो जाएगी कि लास्ट टाइम पे जो है ना आप होपलेस हो जाएंगे, क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, क्योंकि आपको इतनी मोटी किताब। अब ऐसा शॉर्ट्स बनाते हुए चलिए है, तो शॉर्ट में क्या हो जाएगा ये पता चल जाएगा। तो ये क्या है, एक शब्द लिख दीजिए इसके आगे कि ये उपाधियां हैं। जो किसने धारण की थी वो हमें पता है, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, गौतमी पुत्र सातकर्णी के बारे में बात कर रहे हैं। तो राजा राज, विंध्य नरेश और वेड़ कटक के बारे में बात कर रहे हैं। विंध्य नरेश यानी कि इसने विंध्याचल पर्वत तक के क्षेत्र को अपना अंदर कर लिया था, यानी कि जीत लिया था। यानी कहा जा सकता है कि इसका शासन जो है उत्तर में, ये कहा जाता है कि उत्तर में इसका शासन जो है मालवा पठार यानी कि विंध्याचल पर्वत, और नीचे जो है दक्षिण में कर्नाटक तक फैला हुआ था, कर्नाटक तक था। तो ये जो क्षेत्र रहा होगा ये माना जाता है कि गौतमी पुत्र सातकर्णी के क्षेत्र में आता था। यानी कि आप देख रहे हैं कि उत्तर और दक्षिण के बीच में जो है इनका सातवाहन वंश का शासन शुरू से ही फैला हुआ था। इसके अलावा शकों को पराजित करने के बारे में जो साक्ष्य मिलते हैं वो कुछ इस तरीके से मिलते हैं कि शकों में एक वंश हुआ जिसका नाम था शहरात वंश हुआ। और शहरात वंश जो था उसके जो शासक हुए, उसका शासक हुआ एक रुद्रदामन। जो रुद्रदामन था उसको इन्होंने हराया। शहरात वंश का शासक जो था, रुद्रदामन नहीं, माफ कीजिएगा, नहपान था। रुद्रदामन तो आगे आएगा अभी, ठीक है। शहरात वंश का शासक है नहपान, ठीक है। नहपान नाम का शासक है शहरात वंश का, जो कि शकों में आता है एक वंश, शहरात वंश, और उसका शासक है नहपान। उसको जो है हराया था किसने, गौतमी पुत्र सातकर्णी ने। और इसके बारे में पता कैसे चलता है, इसके बारे में पता चलता है कि 8,000 सिक्के प्राप्त हुए हैं नासिक से। 8,000 सिक्के किसके, चांदी के सिक्के प्राप्त हुए हैं नासिक से, जिसमें एक तरफ नहपान लिखा हुआ है और दूसरी तरफ जो लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है, गौतमी पुत्र
सतकर्णी, सातकर्णी, ठीक है। यानी कि जो नहपान था, अब वो जो शक से आता था, शक कुल से आता था, उसमें भी वंश था क्षयरात, उस वंश से आता था, उसको हरा दिया था। तो और नए सिक्के ढलवाए गए जिसपे एक तरफ ये लिखवाया गया गौतमीपुत्र सतकर्णी और एक तरफ नहपान, यानी कि नहपान जो है गौतमीपुत्र सतकर्णी के अंडर में रहकर काम कर रहा है। तो ये इसकी विजय यात्रा थी और इसको इसलिए भी जाना जाता है कि इसने शकों को, क्षत्रियों को एक तरीके से हराया था। एकमात्र क्षत्र या अद्वितीय क्षत्र की उपाधि, मतलब ब्राह्मण की उपाधि जो है इसने धारण की हुई थी। तो ये प्रश्न जो है अक्सर पूछा जाता है और ये जो भी कंसेप्ट मैंने यहाँ पे समझाया आप लोगों को, इनसे जो है नॉर्मली प्रश्न पूछ लिए जाते हैं और कई बार पूछा गया। इससे कई बार पूछा गया कि किस शासक के घोड़ों ने तीनों समुद्रों का पानी पिया है, ऐसा किस अभिलेख में मिलता है? नासिक के अभिलेख में। किसके बारे में मिलता है? गौतमीपुत्र सतकर्णी के बारे में मिलता है। नासिक का अभिलेख किसने लिखवाया था? गौतमी बलश्री ने लिखवाया था, जो कि माता थी सतकर्णी की। और इसके अलावा विंध्य नरेश की उपाधि किसने धारण की थी? गौतमीपुत्र सतकर्णी ने। वेड़ कटक की उपाधि किसने धारण की थी? वेड़ कटक की उपाधि गौतमीपुत्र सतकर्णी। राजा राज की उपाधि गौतमीपुत्र सतकर्णी, ठीक है। अद्वितीय ब्राह्मण किसे कहा जाता था? गौतमीपुत्र सतकर्णी को कहा जाता था। नहपान जो था वो किसके समकालीन था? गौतमीपुत्र। तो इस तरीके से क्वेश्चन जो है क्रिएट होते रहते हैं। और जब हम इसके ऊपर जब ये पूरा टॉपिक हम लोग क्लियर करेंगे, चैप्टर क्लियर कर लेंगे, विदेशी शासकों को भी देख लेंगे, तो जब क्वेश्चन आंसर्स करेंगे तो आपको खुद ही रियलाइज हो जाएगा किस तरीके के क्वेश्चंस क्रिएट होते हैं। तो अगर हम अब बात करें वशिष्ठिपुत्र पुलुमावी की, वशिष्ठिपुत्र पुलुमावी की, तो जो वशिष्ठिपुत्र पुलुमावी हैं, ये पुत्र हैं गौतमीपुत्र सतकर्णी के, ठीक है। ये गौतमीपुत्र सतकर्णी के ही पुत्र हैं और ये भी एक प्रमुख या महानतम शासकों में से रहे हैं। सातवाहन वंश के महानतम शासकों में से एक रहे हैं और इन्हें प्रथम आंध्र सम्राट कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने जो है आंध्र प्रदेश को जीता था और इन्होंने ही गोदावरी के तट पर, गोदावरी के किनारे जो है पैठान या प्रतिष्ठान में आंध्र प्रदेश में राजधानी अपनी स्थापित की थी एक तरीके से। तो वशिष्ठिपुत्र पुलुमावी जो है किसके पुत्र हैं? गौतमीपुत्र सतकर्णी के पुत्र हैं। वशिष्ठी इनकी माता का नाम है, जो कि इस सातवाहन वंश के समाज में इस तरीके से चलता था, तो सामाजिक व्यवस्था में थी कि माता के नाम को जोड़ा जाता था। तो आप लोग समझ पा रहे होंगे यहाँ पे बड़े आराम से। तो प्रथम आंध्र जो है सम्राट, प्रथम आंध्र सम्राट किसे कहा गया? गौतमी वशिष्ठिपुत्र पुलुमावी को कहा गया। और इसके बाद ही क्यों कहा गया? क्योंकि इन्होंने आंध्र प्रदेश का जो अभी वर्तमान क्षेत्र है उसको जीत लिया था, ठीक है। और उसके बाद गोदावरी के किनारे जो है, गोदावरी किनारे पैठान या कहा जाए प्रतिष्ठान को अपनी राजधानी के रूप में स्थापित किया था। महत्वपूर्ण क्षेत्र रहा ये, आगे तक राजधानी बना रहा। इसके अलावा इसने शक शासक रुद्रदामन को 2 बार हराया, इसलिए भी ये जाना जाता है, यहाँ से है। रुद्रदामन को इन्होंने 2 बार हराया। जो शक शासक था, शक शासक रुद्रदामन, रुद्रदामन को कितनी बार हराया? 2 बार हराया था। रुद्रदामन को 2 बार हराया था, जो कि कैसा, कहाँ? शक शासक था, शक वंश का। देखिए विदेशी शासक है शक, मैंने आप लोगों को शुरुआत में लिखवाया हुआ है कि विदेशी शासक कौन कौन से पढ़ेंगे, देशी शासक कौन कौन से पढ़ेंगे। तो यहाँ पे शक शासक हुआ रुद्रदामन, उसको जो है वशिष्ठिपुत्र पुलुमावी ने 2 बार हराया और अलग अलग तरीकों से हराया। और इसमें जो है इसको बहुत ही महानता मिली या प्रसिद्धि मिली, क्योंकि गौतमी पुत्र भी शकों के ऊपर भारी पड़ रहे थे और फिर उसके बाद उनका पुत्र जो हुआ वशिष्ठिपुत्र पुलुमावी, ये भी जो है इनके ऊपर भारी पड़ रहे थे। इसके अलावा अभिलेखों में जो है इनको एक उपाधि मिली हुई है, या कहा जाए इनको भी एक उपाधि थी, कौन सी? दक्षिणापथेश्वर की उपाधि, ठीक है। इनको क्या उपाधि है? दक्षिणापथेश्वर। दक्षिणापथेश्वर किसे कहा गया है? वशिष्ठिपुत्र को। दक्षिणापति किसे कहा गया है? गौतमीपुत्र को। ध्यान रखना है, ठीक है, घबराना नहीं है या भूलना नहीं है। उपाधि किसे दी गई है? दक्षिणापथेश्वर उपाधि किसकी है? वशिष्ठिपुत्र पुलुमावी की है, ठीक है। वशिष्ठिपुत्र पुलुमावी को दक्षिणापथेश्वर उपाधि उसने धारण की हुई है। पुराणों में इसे पुलोमा कहा गया है। पुराणों में क्या कहा गया है? पुलोमा कहा गया है। पुलोमा किसमें कहा गया? पुराणों में, है ना। वशिष्ठिपुत्र पुलुमावी को पुलोमा कहा गया है पुराणों में। तो पुलुमावी के बाद 2 शासक हुए मुख्यतः, अगर देखा जाए
तो जो पुलमावी हैं इनके बाद जो प्रमुख दो शासक हुए, एक तो शिवश्री सातकर्णी, शिवश्री सातकर्णी एक ये शासक हुए, ठीक है। और इसके बाद हुए शिव स्कंद सातकर्णी, शिव स्कंद सातकर्णी ये शासक हुए। तो एक तरीके से पुलमावी के बाद ये शासक हुए, इतने महत्वपूर्ण नहीं हुए। गौतमीपुत्र सातकर्णी के बाद जो है प्रॉपर डेट हमें मिलनी शुरू हो जाती है, एक जो टाइमिंग है, जो डेट है वो मिलनी शुरू हो जाती है। मैंने वहाँ पे नहीं लिखा। गौतमी पुत्र सातकर्णी की जो एक डेट रहती है उसमें हम देखते हैं 106 से 130 ईसा पूर्व तक, ये ईस्वी तक, 106 ईस्वी से 130 ईस्वी तक ये रहते हैं। वशिष्ठी पुत्र पुलमावी 130 से आते हैं, 130 से 154 तक ये रहते हैं, 130 ईस्वी से 154 ईस्वी तक, ठीक है, ये रहते हैं। बाकी शिव ऋषि जो है, शिवश्री जो है 154 ईस्वी से 154 ईस्वी से 165 ईस्वी तक, 165 ईस्वी तक रहते हैं। फिर उसके बाद 165 ईस्वी से 174 ईस्वी, 165 ईस्वी से 174 ईस्वी तक कौन है? शिव स्कंद सातकर्णी, ठीक है, शिव स्कंद सातकर्णी है। तो वशिष्ठी पुत्र पुलमावी जो है 130 ईस्वी से 154 ईस्वी तक है। प्रथम आंध्र सम्राट कहलाते हैं क्योंकि आंध्र प्रदेश को जीत लेते हैं और गोदावरी के किनारे पैठान और प्रतिष्ठान राजधानी की स्थापना करते हैं, नगर की स्थापना करते हैं। इनको उपाधि धारण है कौन सी? दक्षिणापथेश्वर की उपाधि धारण। किसकी उपाधि धारण? दक्षिणापथेश्वर की उपाधि धारण है। पुराणों में पुलुमा कहा गया है। इन्होंने शक शासक रुद्रदामन को 2 बार हराया है, ठीक है, ये कई बार प्रश्न पूछा गया है। इसके अलावा इनके बाद जो है 2 शासक बनते हैं, शिवश्री सातकर्णी जो कि 154 से 165 ईस्वी तक रहते हैं, फिर 165 से 164 तक शिव स्कंद सातकर्णी रहते हैं। तो यहाँ पर 165 से 174 तक ये रहते हैं। तो यहाँ पर इनके ये दोनों शासक इतने महत्वपूर्ण नहीं रहते हैं। इनके बाद आते हैं यज्ञश्री सातकर्णी। यज्ञश्री सातकर्णी की जो उपलब्धि है वो ये है कि इतनी महत्वपूर्ण उपलब्धियां तो नहीं रही उनकी भी, लेकिन ये उन्होंने एक अपने साम्राज्य को थोड़ा सा बचा के रखा। और उनके बाद के जो शासक हुए वो इतने प्रभावशाली नहीं हुए यज्ञश्री के बाद। और क्या होता है कि यज्ञश्री के बाद जब वो इतने प्रभावशाली नहीं रहते हैं तो गृह युद्ध हो जाते हैं, विद्रोह हो जाते हैं, और विद्रोह होने के बाद जो है साम्राज्य बिखर जाता है और एक दूसरा वंश स्थापित होता है। तो उसकी तो हम बाद में बात करेंगे ही, लेकिन उससे पहले हम लोग बात कर लेंगे जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसकी। लेकिन यज्ञश्री जो है 174 से 203 तक इनका शासन रहता है। कब से कब तक? 174 ईस्वी से 203 ईस्वी तक, ठीक है, 203 ईस्वी तक। महत्वपूर्ण शासक यही है, अंतिम महत्वपूर्ण शासक कह सकते हैं यज्ञश्री सातकर्णी को। हम देखते हैं 250 ईस्वी तक है। 250 ईस्वी तक खींच तान के जो है कुछ दूसरे शासक लेके जाते हैं। तो ये है अंतिम प्रमुख शासक, हम इसे कह सकते हैं प्रमुख शासक। कौन? यज्ञश्री सातकर्णी अंतिम प्रमुख शासक हैं। और ये मुख्य रूप से जो इन्होंने सिक्कों को लेकर इनके से प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि जो सिक्के हैं, है ना भाई, जो सिक्के हैं उन उसके लिए इनको जाना जाता है। और इसके साथ साथ ये अपने सिक्कों पर जो है इन्होंने जहाज को चित्रित किया है। और इस बात से इनसे ये पता चलता है कि ये जल यात्रा के बड़े प्रेमी थे और समुद्र में यात्राएं और व्यापार को ज़्यादा बढ़ावा देते थे। तो इनके सिक्कों पर जो है जहाज का चित्र मिलता है, यानी कि ये समुद्र यात्राओं पर या जल यात्रा के प्रेमी थे, जल यात्रा प्रेमी थे, और इन्होंने व्यापार को समुद्री मार्ग से बढ़ावा भी दिया था। तो इस बारे में हमें पता चलता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, किसके जहाज पर जो है माफ कीजिए, किसके सिक्कों पर जो है जहाज का चित्र मिलता है? तो यज्ञश्री सातकर्णी के जहाज पर यह चित्र हमें पता चलता है। तो ओवरऑल नॉर्मल फैक्ट है ये, ध्यान रखिएगा। तो सातवाहन वंश को लेकर जो महत्वपूर्ण फैक्ट्स हो सकते हैं वो मैंने आप लोगों को बताया। व्यापार और जल यात्रा है उसको इन्होंने बढ़ावा दिया यज्ञश्री ने।
और सातकर्णी प्रथम पहले यशस्वी शासक रहे, इनके काल में क्या हुआ, हाल कवि रहे। गौतमीपुत्र सातकर्णी ने अपने साम्राज्य को और फैलाया। वशिष्ठीपुत्र पुलमावी ने भी, ये दोनों मुख्य रूप से शक शासकों के विरुद्ध लड़ते रहे। यज्ञश्री सातकर्णी जो है जल यात्रा के लिए जाने जाते हैं और अपने सिक्कों पर जहाज को छपवाने के लिए जाने जाते हैं। तो इसके साथ ही हम देखते हैं कि ये जो सातवाहन वंश है इसमें जो कुछ प्रमुख शासक रहे वो ये रहे, और इनसे प्रश्न आपको लोगों को अक्सर एग्जाम्स में मिलते रहेंगे। तो अभी भी जो महत्वपूर्ण पक्ष हैं, पॉइंट्स हैं, वो मैंने आप लोगों को यहाँ पर करवाया है, जो अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगली क्लास में हम लोग जो देखेंगे वो देखेंगे कि जो सातवाहन वंश है उसकी प्रशासनिक व्यवस्था क्या है, उससे भी महत्वपूर्ण प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। सिक्के हैं, व्यापार है, सामाजिक व्यवस्था है। अब भाई लगभग 280 सालों तक शासन किया है, तो कुछ तो महत्वपूर्ण चीज़ें रही होंगी, तो उसको देखना भी हमारे लिए जरूरी हो जाता है, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि अगर एक मैं यहाँ पे बता दूँ, शीशे के सिक्के जारी करवाए थे जिन्होंने सातवाहन वंश के शासकों ने, शीशे के सिक्के जारी करवाए थे। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, पुटअप किया गया है, तो उस पर हम लोग जो है अगली क्लास में बात करेंगे। तो यहाँ तक अगर आपको वीडियो लास्ट तक आपने देखी है, आपको अच्छा लगा है, कुछ सीखने को मिला है, तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।